अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो सीएसएस के एग्जाम में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वी कैन से दैट इट्स जस्ट लाइक अ बैकबोन ऑफ सीएसएस एग्जाम एंड दैट इज एसे राइटिंग। सीएसएस के एग्जाम्स का जब भी माइंड में जिक्र आता है या कोई भी हमारे सामने जिक्र करता है या हम किसी से भी सुनते हैं सीएसएस के एग्जाम के बारे में, तो वो यही कहते हैं कि सीएसएस के एग्जाम के अंदर दो पेपर ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें हम क्लियर कर लें या कोई भी कैंडिडेट उन्हें क्लियर कर लेता है, उन्हें क्रैक कर लेता है, तो उसके लिए सीएसएस के एग्जाम को पास करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और उन दोनों पेपर्स में से पहले नंबर पर जो पेपर आता है वो सीएसएस के अंदर एसे राइटिंग का पेपर होता है और दूसरा पेपर जो होता है वो प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर होता है। तो ये दोनों पेपर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों पेपर ही कैंडिडेट्स जो होते हैं सीएसएस के, जो एस्पायरेंट होते हैं सीएसएस के हवाले से, उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जब रिजल्ट अपना देखते हैं तो वो यही देखते हैं कि सीएसएस ऐसे को वो क्लियर नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लास्ट चांस होता है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो जब अपना मॉर्निंग में पेपर देते हैं सीएसएस का तो उन्हें पता चल जाता है कि पेपर मेरा नहीं हुआ अच्छा, तो वो बाकी पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि मेरा लास्ट चांस है और इस वजह से मेरे लिए बाकी पेपर देना मतलब इतना ज्यादा कह लें कि बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आज हम इसी पेपर को डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये सीएसएस का पेपर हमारे लिए एक ऐसा कह लें कि पजल बना हुआ है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। डिफरेंट किस्म की एकेडमीज जो है वो सीएसएस ऐसे राइटिंग के हवाले से प्रचार कर रहे होते हैं। हर बंदा जो होता है वो इसी चीज के बारे में या तो डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन ले रहा होता है या फिर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो उसी चीज को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सीएसएस का पेपर क्या है, ऐसे पेपर क्या होता है, एफपीएससी ने ऐसा कौन सा क्राइटेरिया रखा हुआ है जिसके ऊपर अगर हम पूरा उतरते हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, अगर पूरा नहीं उतरते तो मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। तो हम उसी चीज को आज डिस्कस करते हैं कि आखिर ये पेपर क्या होता है। जब भी सीएसएस का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने आता है, कैंडिडेट्स के सामने आता है, तो उसकी जो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखी होती है, जो डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स दिए जाते हैं उनके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी जाती है और सारे स्टूडेंट्स, सारे जो हैं वो सीएसएस एस्पायरेंट, सीएसएस मेंटोर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देते हैं। पढ़ाने वाला भी इग्नोर कर देता है और पढ़ने वाला भी उस चीज को इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से हम उस एफपीएससी के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते जो ऐसे राइटिंग के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कैंडिडेट से। और वो स्टेटमेंट क्या होती है? सीएसएस के ऐसे के पेपर में ये स्टेटमेंट वाज़े तौर पर लिखी होती है, शायद हम लोग पढ़ लेते होंगे लेकिन उसके ऊपर अमल कभी भी नहीं किया। वो स्टेटमेंट क्या होती है? मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस e.g. exposition, argumentation, description and narration. Credit will be given for organization, relevance and clarity. ये वो स्टेटमेंट होती है जो आपके सीएसएस पेपर को डिकोड कर देती है, ऐसे के पेपर को डिकोड कर देती है। मतलब ये है कि ये सारी की सारी गुत्थी को सुलझा सकती है अगर कोई स्टूडेंट जो है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऐसे को शुरू करे और इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऐसे को कंक्लूड करेगा। अब इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं एक एक करके।
पहले तो इस डिस्कोर्स को समझ लीजिएगा। हम लोग अक्सर कहते हैं ही इज मेकिंग फाउल डिस्कोर्स, मतलब वो गलत बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। अब आपने कभी सोचा है कि गुफ्तगू रिटन फॉर्म में भी होती है? मिर्जा गालिब के खतूत तो हमने देखे होंगे ना, जो मिर्जा गालिब के खतूत डिफरेंट किस्म के लोग जो शोरा मर चुके थे तो वो मरे हुए शोरा के खतूत अपने लिए लिखता था, या डिफरेंट किस्म के खतूत और हमने देखे होंगे वो लिखे होते हैं। ठीक है, अनवर मकसूद के खतूत होते हैं जो वो कहते थे कि फलां राइटर ने या फलां शायर ने मुझे खत लिखा और उसने मुझे अपने अहवाल बताए और अनवर मकसूद से कुछ अहवाल पूछे। ये तो हो सकता है, इमेजिनरी तो हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा डिस्कोर्स हमेशा ऑरल फॉर्म में होती है, फेस टू फेस होती है, टेलीफोनिक होती है। दो लोगों का आमने सामने होना जरूरी होता है, लिसनर का भी और स्पीकर का भी। लेकिन यहां स्पीकर तो अवेलेबल है, लिसनर अवेलेबल नहीं होता। स्पीकर का मतलब क्या है कि यहां पर लिखने वाला, बोलने वाला एस्पायरेंट स्टूडेंट तो अवेलेबल है, सुनने वाला यानी कि लिसनर यानी कि एग्जामिनर वो अवेलेबल नहीं है, चेकर अवेलेबल नहीं है जी। तो याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि आप अपनी गुफ्तगू को इस तरह से लिखेंगे, अपने थॉट्स को इस तरह से लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, अपने आर्गुमेंट्स को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे जैसे एग्जामिनर आपके सामने बैठा है और आप अपनी बात उसके सामने रख रहे हो विद प्रूफ्स, और वो आपकी बातों को या तो एक्सेप्ट कर रहा है या फिर डिनाई कर रहा होता है। ठीक है, अब इस डिस्कोर्स की चार शक्लें हो सकती हैं। जो चार शक्लों को, इन चार फॉर्म्स को अप्लाई कर लेता है अपने ऐसे राइटिंग के अंदर वो कामयाब हो जाता है, जो नहीं कर पाता वो नाकाम हो जाता है। सबसे पहली चीज जो है वो है हमारी क्या, एक्सपोजिशन। क्या है जी, एक्सपोजिशन। अब ये एक्सपोजिशन होती क्या है, ये एक पूरी की पूरी गाइडलाइन देती है हमें कि हमने अपना ऐसे शुरू करना है, कैसे करना है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स रखने हैं। एक्सपोजिशन का वर्ड बेसिकली एक्सपोज से निकला है। आपने पढ़ा होगा कि एक्सपोज का मतलब क्या होता है कि कोई भी छुपी हुई चीज को क्या कर देना, अनरिवील कर देना, जाहिर कर देना। तो आपके दिल के अंदर, आपके जहन के अंदर जो ख्यालात उस टॉपिक के रिलेटेड छुपे हुए होते हैं, आपने उनको क्या करना होता है, एक्सपोज करना होता है, बाहर निकालना होता है। और बाहर इस तरह से निकालना होता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्या होने चाहिए, कॉम्प्रीहेंसिव होने चाहिए। उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा क्या हो, कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी वे में लिखा हो, बहुत ही इजी वे में लिखा हो, और उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत जामे होनी चाहिए। साथ उसकी क्या होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जामे होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स यूज किए जाते हैं। स्टाइल्स का मतलब क्या हो सकता है, डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं। आप इंपैरेटिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं, आप एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं, आप डिफरेंट किस्म के क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज करते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म के स्टाइलिस्टिक किस्म के सेंटेंसेस हैं वो यूज किए जाते हैं, लेकिन आसान वर्ड्स के अंदर, इजी वर्ड्स के अंदर। कम्युनिकेशन हमेशा इजी वर्ड के अंदर होती है, इजी वे में होती है, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्सेशन नहीं होती। हाँ, इंटरव्यूज जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल डिस्कशन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, देन दैट कम्युनिकेशन शुड बी ऑन अ वेरी इजी वोकैबुलरी, वो इजी वोकैबुलरी पर बेस करनी चाहिए। ठीक है जी, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां मैंने एक चीज लिखी है, सीएसएस ऐसे इज जज नॉट ओनली व्हाट यू से बट आल्सो ऑन हाउ यू से इट। सीएसएस ऐसे सिर्फ ये नहीं है इस चीज के ऊपर जज करता है, बेस करता है कि आप क्या लिखते हैं, बल्कि इसके ऊपर बेस करता है कि आप कैसा लिखते हैं। ठीक है,
आप अपने थॉट्स को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, आप अपनी सोच को किस तरह से दूसरों के सामने रखते हैं, क्योंकि आपकी रिटन फॉर्म में लिखी हुई सोच जो होगी वो एग्जामिनर के सामने जाएगी और उससे एग्जामिनर आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी थिंकिंग का, आपके व्यूज का, आपकी ओपिनियंस का जायजा लेगा और उसी की बुनियाद पर फिर आपका वाइवा होगा और उसी की बुनियाद पर आपको क्या किया जाएगा, 17 स्केल की जॉब ऑफर की जाएगी। अब कभी किसी ने सोचा है कि 17 स्केल की जो जॉब मिलती है उसके बाद इंसान जो है पाकिस्तान के अंदर एफपीएससी के जो 12 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें टॉप 3 जो होते हैं वो एक होता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर लगता है, एक होता है हमारा फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और एक होता है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। क्या इन तीनों लोगों को, असिस्टेंट कमिश्नर को, एम्बेसडर को, एएसपी को ऐसे राइटिंग की जरूरत है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए होती है कि अगर आपको एक टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया जाता है सीएसएस एसए के पेपर में और उस एसए के पेपर के अंदर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक चूज करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर एक्सप्लेन करेंगे मुश्किल वर्ड्स में तो फिर एक्सप्लेनेशन तो ना हुई ना। एक्सप्लेनेशन तो होती है कि आप मुश्किल चीज को आसान कर दें। इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि आप उसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दें उसका बैकग्राउंड क्या था। अगर एक आयत की एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं तो आसान होगी ना। अब अगर उसमें आप डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज कर लेंगे तो फिर वो एक्सप्लेनेशन तो ना हुई ना। तो यही चीज उन्होंने लिखी हुई है कि आप सबसे पहले अपनी एक्सपोजिशन को करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टेटमेंट के अंदर, जिसे थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद आर्गुमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। आर्गुमेंटेशन देने का मतलब क्या होता है, आपके ऐसे के अंदर आर्गुमेंटेशन का क्या मकसद है? आर्गुमेंटेशन का मकसद ये होता है कि आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच होती है वो इनहांस हो सके, वो बूस्ट अप कर सके। आप डिफरेंट किस्म की चीजों को, डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स को डिफरेंट किस्म के एंगल्स के साथ समझ सके। एक अगर मामला आपके पास आता है तो आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सके और इसी की एक कड़ी होती है आपके वाइवे के अंदर जो कमांड टेस्ट दिया जाता है, वो भी आपकी साइकी को, आपकी एनालिटिकल अप्रोच को जज करता है कि आपके सामने अगर कोई मामला आता है जो कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है तो उसको आप इजी वे में किस तरह से डिस्कवर करेंगे और इजी वे में किस तरह से उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है जी। तो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और चीज भी होती है, आप इन सारी चीजों को, ये नहीं हो सकता कि आप आर्गुमेंटेशन पहले लिख दें, एक्सपोजिशन बाद में लिख दें, आप नरेशन पहले लिख दें, डिस्क्रिप्शन बाद में लिख दें, ऐसा नहीं होता। इनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप अपने थीसिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें, इंट्रोडक्शन को लिखें, उसके बाद अपने डिफरेंट किस्म के आर्गुमेंट्स से जो आपके गिवन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर्गुमेंट्स में क्या चीजें आ सकती हैं, आर्गुमेंट्स के अंदर कॉजेज आ सकती हैं, आर्गुमेंट्स के अंदर इंपैक्ट्स आ सकते हैं, आर्गुमेंट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है ना। आर्गुमेंट्स के अंदर डिफरेंट किस्म की जो रेमेडीज होती हैं वो आ सकते हैं, वे फॉरवर्ड आ सकता है। तो ये सारे का सारा क्या होता है, आपका आर्गुमेंटेटिव अप्रोच होती है किसी भी एसे को लेकर, ठीक है। रेलिवेंस होना चाहिए। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है, अगर आपको टॉपिक ये दे दिया गया है कि आपने डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करना है, या आप ये कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a challenge for future या is a threat for future, तो फिर आप इसके अंदर ही रहेंगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर ये मालूम हो सके कि वाकईतन आर्टिफिशियल एक थ्रेट है फ्यूचर जनरेशन के लिए या नहीं है, ठीक है। इस तरह का इसका मतलब यह हुआ है कि जिस तरह से एक घोड़े को, एक किसी भी जानवर को 6 फीट की रस्सी के साथ बांध दिया जाता है, तो उस 6 फीट की रस्सी का मतलब यह होता है कि उस जानवर का जो सर्कमफेरेंस बन जाता है वो 6 फीट का एक दायरा बन जाता है। वो उसी दायरे के अंदर घूम सकता है, भाग सकता है,
खेल सकता है, खा सकता है, सो सकता है, 6 फीट के दायरे के बाहर निकलेगा तो रस्सी टूटेगी, रस्सी टूटेगी तो उसको अपना नुकसान भी होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप ये चाहते हैं अच्छे मार्क्स लेना तो फिर आप भी उस टॉपिक के अंदर ही रहें जो आपको टॉपिक दिया जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, रेलेवेंस कह देते हैं। टॉपिक से बाहर नहीं, हाँ उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी डिफरेंट किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो आप एक्सप्लेन करें। क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है कि अल्फाज आसान होने चाहिए। ये आपकी लैंग्वेज का पेपर नहीं है, ये आपकी विट पावर का पेपर है, ये आपकी सोच का पेपर है, ये आपकी थिंकिंग का पेपर है, ये आपकी ओपिनियन का पेपर है। और ओपिनियन कभी भी मुश्किल अल्फाज में नहीं दी जाती। ओपिनियन हमेशा, मशवरा हमेशा आसान लफ्जों में और सीधे अल्फाज में देना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद अगर देखें तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है। जिस तरह से एक स्कल्प्टर, मैंने यहां पे लिखा है ना कि वो बहुत ही अच्छी एक पेंटिंग बनाना चाहता है, उसे पता है कि मेरी पेंटिंग की एग्जीबिशन होनी है, तो अपनी पूरी की पूरी एक्सपर्टीज उस पेंटिंग में लगा देगा। बिल्कुल वैसे ही एक जो सीएसएस एस्पायरेंट होता है वो जब ऐसे लिख रहा होता है तो ऐसे बनाए जैसे उस एग्जामिनर के सामने एक इमेज बन जाए, एक डिस्क्रिप्शन बन जाए, एक विजुअल उसके सामने आ जाए आपकी पर्सनैलिटी का भी और आपकी सोच का भी, जो आप उस रेलेवेंट या गिवन टॉपिक्स के हवाले से रखते हैं। नरेशन, चीजों को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्शन के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए। एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप जो है कभी जो है वो जैसे फर्ज कर लें ग्लेशियर्स के ऊपर आप टॉपिक लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो आप ग्लेशियर्स से चलें और डायरेक्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर आ जाए तो वो तो गलत हो गया ना। आपका एक नैरेटिव जो है वो बहुत ज्यादा जामे होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव भी ऐसे हो कि एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ एक सॉलिड कनेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक चेन बनाते हैं, एक तस्बीह बनाते हैं, तो तस्बीह के अंदर सारे मोती एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मैं अगर इन सारी चीजों को कंक्लूड करूं तो इसका मतलब यह होगा कि आपका ऐसे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर बेस नहीं करना चाहिए, आपका ऐसे क्वालिटी के ऊपर बेस करना चाहिए। हमें 4350 वर्ड्स कहे जाते हैं तो हमने जरूरी नहीं कि इतने ही वर्ड्स लिखने हैं। कभी कभार ऐसा होता है 2000 या 2500 या 3000 वाला मार्क्स अच्छे ले लेता है और 5000 या 4000 वाला लिखने वाला जो कैंडिडेट होता है वो मार्क्स पास भी नहीं कर पाता, पासिंग मार्क्स भी नहीं पाता। उसकी वजह क्या होती है कि हमें अपना मटेरियल क्वालिटी बेस्ड चाहिए, क्वांटिटी बेस्ड नहीं चाहिए होता है। तो आपका ऐसे राइटिंग का पेपर अगर अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे पेपर के अंदर जो स्टेटमेंट दी होती है एफपीएससी की तरफ से उसे एक सीक्वेंस के साथ लेके चले। इन 4 चीजों को ध्यान में रखें जो आपकी गुफ्तगू रिटन डिस्कोर्स का हिस्सा होते हैं। और रिटन डिस्कोर्स में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्सपोजिशन होनी चाहिए, एक आपका थीसिस स्टेटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, इंट्रो बहुत अच्छा होना चाहिए, आप टॉपिक को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करें, टॉपिक सेंटेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आर्गुमेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप रेफरेंस दें, फैक्ट्स एंड फिगर्स दें तो बहुत ऑथेंटिक होने चाहिए और इनवैलिड नहीं होने चाहिए, एक्सपायर्ड आर्गुमेंट्स नहीं होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए और ड्यू डेटेड आर्गुमेंट्स होने चाहिए। आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अपने आप को एक स्कल्प्टर के तौर पर बयान करें, एक अपने आप को कह लें कि कैलीग्राफर के तौर पर बयान करें कि आपकी पेंटिंग की नुमाइश होने लगी है और उसमें आप अपनी पूरी जान लगा देंगे। ठीक है जी। नरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एग्जामिनर पढ़ना शुरू करे तो ऐसे लगे कि नहीं इससे बेहतर नैरेटिव तो हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर बयान तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन सारी चीजों को अगर हम जहन में रखते हैं तो ऐसे का पेपर हमारे लिए लिखना आसान हो जाता है। वैसे ये टॉपिक बहुत वसी था लेकिन थोड़े से वक्त में मैंने कोशिश की है कि जितना मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं, जितना मैं एलेबोरेट कर सकूं। तो अगर आप ऐसे राइटिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऐसे को लेकर चलें, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऐसे को लिखें।
एफपीएससी का जो क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग ऐसे राइटिंग का पेपर सॉल्व करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंट किस्म के और एस्पेक्ट्स जो होते हैं ऐसे राइटिंग के हवाले से कि ऐसे राइटिंग के अंदर फेल क्यों होते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ऐसे कितनी तरह का होता है, टॉपिक्स जो सिलेक्शन होती है वो कैसे होनी चाहिए, थीम क्या होता है, उस थीम में से डिफरेंट किस्म के टॉपिक कैसे निकल सकते हैं, ऐसे कितनी किस्म का होता है, सीएसएस के पेपर में कौन सा टॉपिक, कौन सा थीम, कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए, सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि आपको ऐसे राइटिंग के हवाले से ये लेक्चर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इंशाल्लाह ऐसे राइटिंग को ही लेकर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर आपके लिए एक नई चीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।